हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें जो हमने पहली एनसीईआरटी ली है वो क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी है, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। लेकिन दूसरा चैप्टर पढ़ने के पहले मैं ये चाहूँगी कि आप पहला चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि बिना पहला चैप्टर पढ़े आप दूसरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट करके वीडियो जो है वो डाल दी गई है। आप चैनल में जा कर के पहला चैप्टर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देख रखा है तो भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप रिवीज़न कर लें। जो भी आपने नोट्स बनाया हो या जो भी आपकी बुक हो, थोड़ा सा आपको याद हो जाए कि आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो आगे का चैप्टर पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पहले चैप्टर में हमें जो बताया गया था वो बताया गया था कि नर्मदा नदी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है नर्मदा नदी। जस्ट 1 मिनट। नर्मदा नदी के जो आसपास के लोग थे उन्हें संग्राहक कहा गया था। तो इन्हीं से लेकर के भोजन उत्पादन तक बात कैसे चली, हमें ये देखना है कि खाद्य संग्राहक से लोग भोजन उत्पादन तक कैसे आए। ये अध्याय हमें इस बारे में बात करेगा। तो शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा, आई होप। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। मात्र 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एनसीईआरटी हमें बताएगी कि बात कैसी थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी इसका जवाब देगी। आपको दिमाग पर बिल्कुल लोड नहीं लेना है। बस एनसीईआरटी जो बात कर रही है आप उसे बस एक समझिए कि एनसीईआरटी आपको कुछ बता रही है। पूरे चाव से उस बात को सुनिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले। हमें पहले चैप्टर में तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल नहीं बताया कि 20 लाख साल पहले कौन रहते थे। देखते हैं, पर एनसीईआरटी बोल रही है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, इसका मतलब उसने हमें बता दिया है। आगे पढ़ते हैं। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक। आपको याद है कि नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोगों को संग्राहक बोला गया था। हालांकि इनकी डेट नहीं बताई गई थी, पर हमें इनकी जानकारी तो दी गई थी कि ये जंगलों के आसपास रहते थे और ये अपना जो खाना है वो जड़ कंदमूल, फल और शिकार करके इकट्ठा करते थे, इसलिए इन्हें संग्राहक कहा जाता था। यानी कि ये जो है ये 20 लाख साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये जगह है, नर्मदा नदी की जगह है, ये जो है ये बहुत साल पहले पुराना है। यहाँ पर जीवन बहुत पुराना है। आगे देखते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे।
मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। चूँकि वो इकट्ठा करते थे इसलिए उन्हें संग्राहक बोला गया है। आखेटक और शिकार करते थे इसलिए उन्हें आखेटक, और खाने की चीज़ें संग्रह करते थे इसलिए इन्हें खाद्य संग्राहक बोला गया है। तो ये जो वर्ड है आखेटक खाद्य संग्राहक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप हाईलाइट करके रखिएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। कारण क्या थे आगे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अब वो खुद यहाँ जवाब दे रही है कि पहला कारण तो ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, क्योंकि वो समाप्त हो जाता था। जो भी इनका मटेरियल है खाने पीने का, पौधों का, जानवरों का, जब वो खाते थे तो वो समाप्त हो जाता था, क्योंकि वो उगाते तो थे नहीं, सिर्फ खाते थे, इसलिए उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। सेकेंड थिंग इज़, दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। सिंपल सी बात है कि जब जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जो शिकार करने हैं, जो जानवरों पर निर्भर हैं, वो भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी कि तीसरा कारण जो है हमारा वो है मौसम। सभी मौसम में सारी चीज़ें तो नहीं होती, अब उनकी कुछ चीज़ें अलग मौसम में हो रही हैं तो वो अलग अलग जगह पर इसलिए भी ढूंढने के लिए जाते थे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी कि चौथा कारण है पानी। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते होंगे कि जहाँ की नदियाँ झरने या झील कभी नहीं सूखते, उन्हें तो नहीं ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन जो लोग ऐसी नदियों के पास रहते हैं जिनको बारिश के बाद ही पानी मिलता है तो उन्हें इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये सब संभावित कारण हैं जो सोचे जा रहे हैं कि या तो उनका खाद्य सामग्री जो है वो समाप्त हो जाती होगी, वो जानवरों के पीछे जाते होंगे, मौसम के कारण जाते होंगे, पानी के कारण जाते होंगे, पर कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो उन्हें प्रेरित करता होगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। कुछ लोग यूं ही चल देते होंगे कि उन्हें एक स्थान पर रहना ज़्यादा बोरिंग लगता होगा, दूसरे स्थान पर चले जाते होंगे। तो मोस्टली यही सब कारण है, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय में जाते रहे होंगे। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कि ठीक है, देखते हैं कि हमें जानकारी कैसे मिलती है। हमने ये तो देखा था कि अतीत के जो स्रोत हैं, अतीत के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं, कुछ थे अभिलेख थे, कुछ पांडुलिपियाँ थी, कुछ पुरातत्व थे जिनसे हमें जानकारी मिलती थी। आरंभिक मानव के कुछ क्या क्या पार्टिकुलर स्रोत हैं उन्हें जानते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, निर्माण करते थे और उपयोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। वो इन 3 चीज़ों के औजार बना सकते थे। ये संभव, सारी चीज़ें संभावना पे ही चल रही हैं कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। आज जो औजार बचे हैं वो पत्थरों के औजार बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
ये जो है ये चित्र है। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ आप देखेंगे कि एक इंसान यहाँ पे खोद रहा है जड़ खाने के लिए। दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जानवरों की खाल से वस्त्र बनाते थे और उन्हें सिलने के लिए किसी नुकीले औजार का प्रयोग करते थे। एनसीईआरटी में जो चित्र दिए गए हैं, जो मानचित्र दिए गए हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप वीडियो को पॉज करके चित्रों को देर तक देख सकते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। पहले तो जो खाद्य संग्राहक थे उन्होंने औजार बनाए हैं, उसके बाद उन्होंने रहने की जगह को निर्धारित कैसे किया, इसके बारे में जानते हैं। मानचित्र 2 को देखो, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं मानचित्र में जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। पहली तो ये है, फिर ये और फिर ये, यानी कि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं, इन जो जगह हैं, मानचित्र को आपको इकट्ठा करके रखना है, चाहे आप फ़ोन में रखें। अगर आपने ब्लैंक मानचित्र लेकर के रखा है तो आप कोशिश करें कि उसमें इन जगहों को नोट कर लें। प्रैक्टिस के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है भीमबेटका, ये है हुंसकी और ये है कुरनूल गुफाएं। ये 3 जगह जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या रहते थे, यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ये पूरा पाषाणिक स्थल है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा पाषाणिक स्थल लिखा हुआ है। इस मैप की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें अपने आप ब्लैंक मैप में नोट कर लें इन जगहों को। भीमबेटका को अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऐसी जगह है जो नर्मदा नदी के पास है। विंध्य की पहाड़ियाँ थी यहाँ पर, जो अगर आपने पिछला मैप देखेंगे पिछले चैप्टर का, तो यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे जंगल थे। और भीमबेटका बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। ये कुरनूल गुफाएं, हुंसगी जैसे स्थान, ये सब स्थान क्वेश्चन में बहुत आसानी से पूछे जाएंगे। यूपीएससी इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी उठाती है और क्वेश्चन बना देती है। और आप देखेंगे कि क्लास 6 की चीज़ें हैं जिनको यूपीएससी पूछ लेती है और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गई। ये चीज़ें जैसे हुंसगी जैसी जगह है या कुरनूल गुफाएं, मोस्टली आपको स्टैंडर्ड बुक में इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेंगी जितने स्पेसिफिक तरीके से एनसीईआरटी में दी गई है। तो इन्हें अच्छे से नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। पहला कारण तो ये है कि वो रहने की जो जगह इस आधार पर ढूंढते थे कि उनको अच्छे पत्थर मिल सके। इस आधार पर भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि यहाँ पे नदी है, घाटी है और यहाँ पर गुफाएं भी हैं, जंगल हैं, तो यहाँ लोगों की कहीं ना कहीं सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी एक साथ। पानी की ज़रूरतें, जंगल की ज़रूरतें, जंगल हैं तो जानवर होंगे, उनकी जानवरों की ज़रूरतें, पेड़ पौधे, कंदमूल की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। यहाँ पर गुफाएं भी उन्हें मिल गई थी, तो ये जगह उन्हें बेस्ट लगी होगी कि कम से कम यहाँ पर स्ट्रगल होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश,
आप मैप में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का एरिया है और ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश का एरिया है। यहाँ सोन नदी और गंगा नदी का एरिया भी जो बताया गया था, वो बताया गया था कि यहाँ पर कृषि और नगर बने थे 2500 साल पहले। तो इन जगहों पर लोगों ने जो है वो चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको शैल चित्र मिलेंगे। शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर उकेरे हुए चित्र, पहाड़ियों पर उकेरे हुए चित्र। गुफाएं और कंदराएं। कंदराएं बेसिकली गुफाओं में भी जो कुछ गड्ढे और जो बहुत ही बड़े गुफा जैसी चीज़ें हो जाती थी, गड्ढे जैसे, उन्हें कंदराएं कह देते हैं। ये चित्र है भीमबेटका का। आगे ये जो अलग से हाईलाइट करके चीज़ें बनाई गई हैं, ये जो बॉक्स बना करके चीज़ें दी गई हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हें बार बार ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इन्हें अपने नोट्स में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिया गया है पुरास्थल। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यानी कि पुरातत्व मिले हैं। इन्हीं अवशेषों को ही हमें क्लास 6 के पहले चैप्टर में जो बोला गया था, इन्हें पुरातत्व बोला गया था। और इन पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद बोला गया था। और ये पुरातत्व जहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिस स्थल पर, उन्हें पुरास्थल बोला जा रहा है। तो इन सब टर्म्स को आपको ध्यान रखना है, इनको नोट करते जाइए। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी पुरास्थल आपके लिए ये है कि जहाँ पर आपको पुरातत्व मिल रहे हैं और ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कि समुद्र और नदी के तल तक भी ये पाए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हो सकता है ज़मीनें धंस गई हों बाढ़, भूकंप में आकर के। आग की खोज, ये इम्पॉर्टेंट है। आग की खोज कैसे हुई? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ये है कुरनूल की गुफाएं। इस मैप वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये हैं कुछ कुरनूल की गुफाएं। मैं इन सबको मिटा देती हूँ। ये है कुरनूल की गुफाएं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि राख के अवशेष पहले कहाँ मिले हैं। तो कुरनूल की गुफाएं आप अपने मैप में कुरनूल की गुफाओं को नोट करिए और वहाँ पर लिख दीजिए राख के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, ताकि आप बाद में जब भी रिवीजन करें तो मैप से रिवीजन करना सबसे इजी होता है। इसलिए ब्लैंक मैप को हमेशा अपने पास रखें और कोशिश करें कि जो भी जगहें हैं, जो भी है, यहाँ भीमबेटका है तो यहाँ पर आपको क्या मिला है? शैल चित्र मिला है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर नोट करते जाएं कि ये कहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। इसके पास नर्मदा नदी है। कुरनूल गुफा के पास कौन सी नदी आएगी? इन नदी को भी हमें मैप में देखेंगे, जब एनसीईआरटी बताएगी हम तब देखेंगे। धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। कि उन्होंने आग को खोजा क्यों होगा? कि मांस भूनने के लिए खोजा होगा, प्रकाश भी उससे आया होगा, खतरनाक जानवर दूर भी भाग गए होंगे डर के। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग क्यों करते हैं? प्रकाश के लिए ही। हालांकि आज लाइट्स हो गई हैं, लेकिन थोड़ी टाइम पहले भी आग का उपयोग होता था, प्रकाश के लिए होता था, खाना बनाने के लिए होता है और जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता है। सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए भी आग का उपयोग होता है। तो बस इतना नॉर्मल थिंग जो छठी का बच्चा एक सोच सकता है, एटलीस्ट उतना हम सोच लें जब भी एनसीईआरटी हमें कुछ क्वेश्चन पूछती है। नाम और तिथियाँ देखते हैं। बॉक्स में लिखी गई चीज़ है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी कि जिस काल को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें खाद्य संग्राहक हैं, आखेटक हैं, वे पूरा पाषाण काल में हैं। यह दो शब्दों यानी कि पुरा प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है।
यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल का टाइम कब से कब तक का है। तो ये है 20 लाख साल पहले से 12,000 पहले के साल तक का जो टाइम है वो पूरा पाषाण काल का है। 20 लाख साल पहले ही हमें बताया गया कि यहाँ नर्मदा नदी की घाटी के पास जो लोग रहते थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक कहे जाते थे। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यानी कि जो हमने डेट्स पढ़ी थी, तिथियां पढ़ी थी हमने, मैं अगर एक ब्लैंक पेज लेती हूँ तो अगर हम देखें तो हमने जो तिथियां पढ़ी थी यहाँ पर ईस्वी 0 मान ले, यहाँ से अगर आगे जा रहे थे तो प्लस होकर के जुड़ता जा रहा था और यहाँ से पीछे जाएंगे तो हम माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पे 20 लाख साल है और यहाँ पे 12,000 साल पहले, यानी कि जो हमारा पूरा इतना लंबा पीरियड है वो 99% जो मानव इतिहास की कहानी है वो इतने में हो चुकी है। जो यहाँ 12,000 साल, जो पिछला 12,000 साल और यहाँ का जो अभी हम 2,000 साल आगे ही आए हैं, हम 21वीं सदी में हैं, तो यानी कि कुल मिला के 14,000 साल, उतने में ही जो हमारा 1% इतिहास है वो है 20 लाख। यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है ये पूरा पाषाण काल है। इसमें भी 3 टाइप्स बताए गए, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। यहाँ पर आरंभिक, मध्य एवं उत्तर 3 भागों में बटा गया है। अब जो हमारा जो कहानी चलेगी इसी काल में, जो हमें भीमबेटका मिला है वो इसी काल में मिला है, और ये जो हमें कुरनूल की गुफाएं हैं ये जो पूरा पाषाण काल में है। आपको ये नोट करना होगा अपने नोट में, अच्छे से नोट कर लें। भीमबेटका, कुरनूल और हुंसगी, यहाँ पर राख मिला है, यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, और इस टाइम के जो लोग हैं वो क्या हैं, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, क्योंकि ये इकट्ठा करते थे। आगे बढ़ते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये जो भी टर्म्स एनसीईआरटी बता रही है इनको नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। हाईलाइट कर रही हूँ मैं उन टर्म्स को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी 12,000 से 10,000 साल पहले तक जो था वो मध्य पाषाण था। अभी पूरा पाषाण आपने देखा कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। पहले हम मध्य पाषाण युग देख लेते हैं, जिन्हें मेसोलिथ या मध्य पाषाण बोला जा रहा है। 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, यानी कि 12,000 से अगर मैं यहाँ पे 10 मान लूँ तो ये जो एरिया है इतना 10,000 साल पहले का, ये बीच है 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 के, यहाँ पे 20 लाख। यहाँ से यहाँ तो जो है वो आपका पूरा पाषाण है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण। यहाँ से यहाँ का जो शुरू होगा 10,000 साल से लेकर के ये नवपाषाण शुरू होगा यहाँ से, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। मध्य पाषाण में क्या थे, यहाँ पे छोटे थे, माइक्रोलिथ थे।
यानी कि लघु पाषाण। यहाँ जो औजार थे वो छोटे हो गए थे। इनको आप अपने नोट्स में अच्छे से नोट्स करिएगा। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बदलती जलवायु। हमारा जो चैप्टर है वो हमें बताएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक से हम खाद्य उत्पादक कैसे बन रहे हैं। हमने अभी देखा जो पुरा पाषाण के लोग थे वो संग्राहक थे, और हमें देखना है कि उत्पादक हम कैसे बन रहे हैं। तो हमने 12,000 साल पहले तक की चीज़ें देख ली। 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक हम अभी खाद्य संग्रह ही कर रहे हैं, आखेट ही कर रहे हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जब घास आए तो घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवर भी आए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी कि जो बदलाव आया वो कहीं ना कहीं जलवायु के कारण था। मेन फैक्टर जो है पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में एंटर करने का वो है बदलती जलवायु। इसी से घास के मैदान बने, उससे घास खाने वाले जानवर बने। फिर जानवर तो जो आखेटक थे वो जानवरों के पीछे ही उनका जीवन चलता था। फिर उनके साथ साथ रहते रहते उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी अपनी आदतें बदली, और इस समय जो मछली थी मध्य पाषाण काल में मछली आई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट इस खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। खेती की खाद्य उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। वो अपने आप उग रहे थे, अभी तक उगाए नहीं जा रहे हैं। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ये जो शब्द है कृषक, यानी कि जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उन्हें ही कृषक बोला जा रहा है। हालांकि आप जान रहे होंगे कि कृषक किन्हें बोला जाता है, लेकिन ये बुक छठी के बच्चों के लिए बनी है तो उनके लिए कृषक एक नया शब्द है, इसलिए उन्हें बताया जा रहा है कि कृषक कौन है। और हमें भी जस्ट उसी तरीके से ही पढ़ना है, छोटा बच्चा बन करके। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब पालतू बनाने के तरीके कैसे होंगे। उन्होंने पहले जानवरों को ऑब्जर्व किया होगा कि वो खा क्या रहे हैं, फिर उन चीज़ों को ला करके अपने आसपास रखा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि जंगली कुत्ता। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे हाईलाइट करें। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। कि उन्होंने कृषक कैसे बने, जब उन्होंने गेहूँ, जौ, इन सब चीज़ों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा वो उग कैसे रहे हैं, किस मौसम में आ रहे हैं, तो वो कृषक बन गए। पशुपालक कैसे बने कि जब उन्होंने जानवरों को पाला, क्योंकि जानवरों की भी उन्हें ज़रूरत थी, वो भी जानवरों पर निर्भर थे, तो उन्होंने जानवरों को भी कोशिश किया कि अभी तक तो वो जानवरों का शिकार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कोशिश किया कि ये ध्यान देने की कि जानवर खा क्या रहे हैं, वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करके वो अपने पास उन्हें आकर्षित कर रहे थे कि वो उनके पास ही रहे तो उन्हें खोजना नहीं पड़ेगा। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब जब एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है तो रुकिए, सोचिए,
कि कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा कि कुत्ता जो है वो बहुत कम चीज़ें देने पर भी संतुष्ट हो जा रहा है और वो उन्हें याद रख रहा है। उन्हें कुत्ते की वफ़ादारी जो है वो नोटिस हुई होगी। उन्होंने देखा होगा कि कुत्ता जो है वो बहुत चौकन्ना है, प्लस वो छोटा भी है, साथ में कहीं लाने ले जाने के लिए भी है, और उसके भौंकने से अगर जानवर भाग रहे हैं तो उसे बहुत चीज़ों का बेनिफिट हुआ होगा, कुछ इतना ही। इसलिए उन्होंने कुत्ते को पाला होगा, ईजी रहा होगा उनके लिए। घरेलूकरण की प्रक्रिया। अब ये जो बॉक्स में बनी चीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें ध्यान से पढ़ें कि घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आपने देखा कि एनसीईआरटी ने यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम बता सकती हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। यहाँ एनसीईआरटी आपको इनडायरेक्ट तरीके से जवाब भी दे रही है कि वो क्यों पालतू बना रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे पौधों और जानवरों का चयन किया होगा कि वो जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो, जो उनको काम दे सके, जो उनका जीवन आसान बनाए और वो सुरक्षित रह सकें, उनके जीवन में जो संघर्ष है वो कम हो सके। इसी तरीके से उन्होंने अपने पास ही उन चीज़ों को अपनाना शुरू किया कि उन्हें भटकना ना पड़े। जब अपने पास अपने घर पे चीज़ें करना शुरू किया तो उसे ही घरेलूकरण की प्रक्रिया बोला गया है। और उन्होंने ऐसे जानवरों को रखा जो हिंसक ना हो, जिससे उन्हें खतरा भी नहीं हो और जिससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं उनके समय पर, क्योंकि जंगल में शिकार करने में खतरा भी तो था कि जो जानवर हिंसक होंगे, जो खतरनाक होंगे, वो इन्हें भी खा सकते थे, पर पालने पर इन्हें खतरा कम हो गया। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। आपको क्या लग रहा है, ये बड़े दांत जो हैं वो जंगली सूअर के होंगे, जो छोटे दांत हैं वो घरेलू सूअर के होंगे। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आज भी हम खाने में वही गेहूँ, जौ, चावल खा रहे हैं, अलग चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक आज भी यही है। और पालतू में जो सबसे मोस्ट जो पालतू पेट हैं वो कुत्ते ही हैं, भेड़ बकरी गाय यही सब हैं जो उस वक्त थे। एनसीईआरटी में साथ साथ ये भी कह रही है कि हम साथ में अपने जीवन की तुलना भी करते रहें, और हम देख रहे हैं कि लगभग 80 to 90% बेसिक चीज़ें वही हैं जो तब थी, वही आज भी हैं। एक नवीन जीवन शैली कि पूरा पाषाण काल से वो नए जीवन काल को कैसे अपना रहे हैं, वो कैसे नए जीवन को अपना रहे हैं। आखेटक होने के बाद वो कैसे खाद्य को उगाने वाले बन रहे हैं, उत्पादक कैसे बन रहे हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो देख रहे हैं कि नई जीवन शैली कैसे होगी। जैसे ही उन्होंने चीज़ों का घरेलूकरण करना शुरू किया,
कि हम अपने पास ही इन चीज़ों को बना लेंगे। भटकने का छोड़ा तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। अगर वो खेती करेंगे, बीज बोएंगे, तो उस बीज को पूरा अंतिम रूप देने के लिए, उसे काटने के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए उन्हें घर बनाने पड़ेंगे, उन्हें ऐसी जगहें ढूंढनी पड़ेंगी कि जहाँ रहना आसान हो। इसलिए उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया कि जानवरों के लिए शिकार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और फिर भंडारण करने के लिए अगर रुकना है तो उन्हें खाने के लिए चीज़ें भी रहनी चाहिए, इसलिए भंडारण करना पड़ेगा कि वो एक टाइम पीरियड जितने में अगला अनाज हो जाएगा तब तक उनके पास अनाज रहे। इसलिए उन्होंने भंडारण सोचा, और भंडारण के लिए उन्होंने जो तरीके सोचे वो बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। आज भी हम देखेंगे कि बड़े बड़े गोदामों में चीज़ें रखी जाती हैं। हमारे घरों में, गाँव में अगर आप देखेंगे आज भी अनाज जो है वो जूट के बोरों में या बड़े बड़े बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में या बखारों में रखा जाता है स्टोर करके। तो वो ही तब भी था। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, ये 4 तरीके से अनाज के उपयोग होते थे। आज भी इसी तरीके से होते हैं। अब ये पूछ रही है एनसीईआरटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनका प्रयोग करते होंगे? मोस्टली नहीं करते होंगे। हमें पूरा पाषाण काल में बर्तन मिले भी नहीं है। वो सिर्फ शिकार करते थे और उसी भर का औजार उन्होंने बना लिया था, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना था तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो तुरंत खोदते थे तो खा लेते थे। तुरंत उन्होंने जड़ खोदी, फूल तोड़े, फल तोड़े, खा लिया। जानवरों को मारा, तुरंत खा लिया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, अतः जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो जब आप देख रहे होंगे, जब उन्होंने कृषि शुरू किया होगा तो उन्हें जानवर पालना भी अच्छा लगा होगा, कि क्योंकि वो भी भोजन भंडारण का एक तरीका ही था। तो उन्होंने पशुपालन भी इसी तरीके से शुरू किया, क्योंकि ये अच्छा भी था। और प्लस क्या है कि वो कृषि खेती को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते थे, पर पशुओं के साथ अच्छी बात ये थी कि अगर उन्हें कहीं स्थान भी बदलना है तो वो जानवरों को अपने साथ ले जा सकते थे। जानवर अपने पैरों पर चलकर जा सकते थे, और प्लस उन्हें कहीं ज़रूरत पड़े तो उन्हें मारकर खा भी जाएंगे, उनसे दूध निकाल लेंगे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? जानवरों से उन्हें सिक्योरिटी मिल सकती है, जानवरों से उन्हें एक साथी संगी मिल सकता है, उनके इमोशंस जो हैं वो डेवलप होंगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? खाने के लिए तो होता ही है, और भी चीज़ों के लिए होता है, जैसे खेल में यूज़ होते हैं, सर्कस में यूज़ होते हैं, हमारी फ़ौज में खोजी करने के लिए जो जानवरों में कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं आज भी। अपनी यात्रा को सरल बनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में लोग खच्चर वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो जानवरों का उपयोग हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी पेट पाले जा रहे हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो हम देख लेते हैं। नीले वर्ग, जो हमें नीले वर्ग देखना है, मैं क्लियर करती हूँ मैप को। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक नीला वर्ग ये है, बुर्जहोम, और यहाँ पे कोल्डीवा, महागढ़ा, चिरांद, हल्लूर, ये जो हैं ये नीले वर्ग हैं। ये दावजली, हेडिंग, इन सब जो स्थान हैं इन सबको आपको एकदम नोट करके रखना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप भूलें नहीं। ये चिरांद हो गया,
कोल्डिहवा, महागढ़ा और यहाँ बुर्ज होम, यहाँ पे हल्लूर। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी कि उपमहाद्वीप। अब इसके पहले आपको उपमहाद्वीप में बताया जा चुका है कि उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। जो दक्षिण एशिया है उसमें नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, यहाँ तक कि ईरान तक का भी जो क्षेत्र है वो उपमहाद्वीप में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो इस तरफ पाए गए हैं। यहाँ पर भी एक नीला वर्ग है, मेहरगढ़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कश्मीर, और पूर्वी और दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत यहाँ और पूर्वी भारत यहाँ। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये पता कैसे चले कि ये सच में इनकी बस्तियाँ थी कि नहीं थी, इसके लिए वैज्ञानिक हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, पौधों और पशुओं के जो भी अवशेष मिले हैं उनके नमूनों का वो अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। मैं जो भी पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ उसे आप भी हाईलाइट करते जाएं, वो इम्पॉर्टेंट है, और आपको भी जो अपने हिसाब से लगता है उसे इम्पॉर्टेंट है वो करते जाएं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने इन स्थानों को चिन्हित किया है कि यहाँ पर जो है वो आरंभिक कृषि शुरू की गई होगी। ये सब स्थान को आपको अपने ब्लैंक मैप में इंडिकेट करते जाना है। और इस मैप को, जो भी मैप आपको एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, उन्हें आपको अपने नोट्स में सेव करते जाना है, ताकि बार बार देखते देखते इन जगहों की आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जब तक किसी एक चैप्टर की प्रैक्टिस पूरी तरीके से ना हो जाए, दूसरे चैप्टर पर ना बढ़े। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर, कि उनका जीवन स्थायी कैसे हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन सीखा, कृषि सीखी, और धीरे धीरे जो उनकी जीवन शैली में परिवर्तन होगा और वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से देख लें। यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करती है अलग अलग तरीके से, और एज इट इज़ भी कर देती है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे बुर्ज होम, ये जो जगह है यहाँ पे गर्तवास मिले हैं, आपको नोट करते जाना है गर्तवास। आप मैप से अच्छा रिवीजन का तरीका और कोई नहीं है। मैप में आप अपने जगह को लोकेट करके वहाँ पर जो उसकी विशेषता है उसको आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ गर्तवास लिख सकते हैं ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यानी कि एक तो जो ये ज़मीन है यहाँ पर गड्ढा खोदा जाता था, फिर इनमें उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनाते थे। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। चूँकि कश्मीर जो रीजन है, ये रीजन है ठंडा रीजन है, तो यहाँ पर और नीचे जाने पर उन्हें हवाओं से सुरक्षा मिल जाती होगी, तो रहने के लिए यहाँ पे उन्हें घर मिलता होगा। उन्होंने आग भी जलाई, और हम भी देखते हैं कि गांव में आज भी कभी अंदर कभी बाहर, जैसी गर्मी और सर्दी का मौसम रहता है, लोग आग जलाते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये जो सब बात हो रही है, ये नवपाषाण की बात हो रही है।
पूरा पाषाण हमने देख लिया। अस्थायी जीवन जो है वो नवपाषाण में है। यहाँ पे नवपाषाण युग जैसे ही आया है। यहाँ पे जो औजार हैं वो अधिक पैने हो गए हैं, उन पे पॉलिश चढ़ाई गई है, और उनमें भी जो इम्पॉर्टेंट है वो ओखली मूसल है जो आज तक प्रयोग हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आज से रिलेट करेंगी वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको आप भी हाईलाइट ज़रूर करके रखें, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि औजारों पर पॉलिश कब हुआ, नवपाषाण काल में, वो अधिक पहने हुए, ओखली मूसल का प्रयोग कब शुरू हुआ, वो ये सब नवपाषाण काल युग में हो रहा है। आप इनके औजार देख सकते हो कि अब ये कहीं ना कहीं चिकने हैं, खुरदुरे नहीं हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कई प्रकार के बर्तन मिले हैं, पूरा पाषाण काल युग में नहीं मिले थे। और आपने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि कुछ जो बर्तन मिले थे वो कहीं ना कहीं 4700 वर्ष पूर्व पहले के नगर के थे, जो सिंधु घाटी के नगर थे वो उनके थे। और आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल का जो युग है वो 10,000 साल पहले का ही है। तो यानी कि ये सब नवपाषाण काल में ही आते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, कि पहले तो सिर्फ वो भंडारण करने के लिए करते थे, अब वो खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम आज भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश में रहते हैं, और आज भी हमें लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं। और ये उस समय भी वैसे ही चीज़ें थी जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ कुछ अपनी कल्पना से अपने आविष्कार चीज़ों का कर रहे थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? कुछ भी जो आज रखा जाता है अनाज। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ये नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं होगा कि पूरी सभी जगह पर पूरे उपमहाद्वीप में अचानक ही पूरी चीज़ें बदल गई। कुछ लोग पिछड़े ही रहेंगे जो नहीं आविष्कार कर पाएंगे, कुछ लोग एफर्ट मारेंगे जो अपनी जगहों से निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो सेम टाइम में चीज़ें चलती रहती हैं। आप खुद ही देखिए, आज कुछ चीज़ें देखेंगे आप, लोअर मिडिल क्लास देखेंगे आप, मिडिल क्लास देखेंगे, अपर क्लास देखेंगे, गरीब लोगों को भी देखेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में जी रहे हैं, और ऐसे लोग भी जो हैं जो कि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी होटलों में बीत रही है। तो हमेशा एक समय पे दो चीज़ें चलती रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना एफर्ट मार रहा है। जो एफर्ट मार रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो नई चीज़ों को ढूंढेगा, वो उसका जीवन सरल होगा। जो नहीं मारेगा उसे उसी जीवन में लगातार जीना पड़ेगा। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढते हैं। पहले तो मानचित्र को क्लियर कर लेती हूँ। हमने ढूंढा भी था। यहाँ पर ये कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर कृषि शुरू की गई थी सबसे पहले। ये नवपाषाणकालीन युग है। ये हमने बुर्ज होम देखा था, कोल्डिहवा, महागा और चिरांद और दावजली हेडिंग। ये जो नाम है दावजली हेडिंग, ये आपको जल्दी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन्हें अतिरिक्त तरीके से पढ़ करके याद करके रखें कि एटलीस्ट आपको याद तो आ जाए कि ये किस तरफ पाए गए हैं। देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो हमने पिछले मैप में देखा था, यहाँ किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी। तो आपको जब याद करना होगा, जब भी आप उस एरिया में पहुँचे जहाँ पर आपने पहले कुछ देख रखा है, तो यहाँ पर मेहरगढ़ का आज स्थान बताया जा रहा है। ये सिंधु नदी का तंत्र है, इसके यहाँ उत्तर पश्चिम में है, और यहाँ पे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी जहाँ पे 8,000 साल पहले खेती हुई थी। गेहूँ और जौ, ये चीज़ें हुई थी। और हमें मेहरगढ़ को इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर
कृषि अस्थाई कैसे बनी है। और ये नवपाषाण काल युग की बात है, 8000 साल पहले, यानी कि 10,000 साल पहले तक नवपाषाण काल है, तो 8000 साल पहले जो खेती हो रही है वो नवपाषाण काल का ही युग है। तो ये सब समझने की बात है। आपको पिछले मैप जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उससे आपको रिलेट करके चलना होगा। जैसे ही आप चीज़ें देखिए, बहुत जल्दी भागने की कोशिश मत करिए। पिछली चीज़ें अगर आपको नहीं याद आए तो बुक को उसी समय खोलिए, पिछला मैप देखिए कि अच्छा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं उसको जाकर के देखिए कि यहाँ पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ बताई गई हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अभी इस स्थान के बारे में जो है 2-3 जो जानकारी मिल रही है, इसको आप जानकारी रखिए। यानी कि ये जो स्थान है आपको पता होगा इधर अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से ही लगा हुआ इधर और जाने पर ईरान मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से रास्ता था कुछ ऐसे होकर, जैसे भी गया हो बोलन दर्रा में आप आगे चल के देखने मिलेगा, ये समतल और हरा भरा स्थान है बोलन दर्रा। हमें एक चीज़ जानने को मिली और हमें इसे नोट करना होगा कि बोलन दर्रा कहाँ है, क्योंकि आगे चल के हमें बोलन दर्रा देखने को मिलेगा। तो तब एनसीईआरटी अभी हमें सिर्फ नाम बता रही है, आगे चल के इसके बारे में बताएगी। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास 8000 साल पहले गेहूँ जौ हुए हैं। आपको ये याद आ जाना चाहिए जब एनसीईआरटी आपसे ऐसे बात करेगी। वो चाह रही है आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएगी और वो चाह रही है कि आप खुद से याद करें जो भी उसने आपको पहले बता दिया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। अब इस समय आपको ये लगना चाहिए कि यहाँ पे हिरण, सुअर और भेड़ बकरी ये सब जो जानवर हैं यहाँ पर हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये देखिए, आज भी वैसे ही कमरे हैं चौकोर जैसे बनते आ रहे हैं तब के ही। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के साथ सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा होगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि मेहरगढ़ में आपको जीवन समझाया जा रहा है। यहाँ पे घर कैसे हैं, यहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो हैं मिल रही हैं, पशुपालन हो रहा है। मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे सम्मान है। आज भी आप देखोगे कि मृत्यु के बाद भी सम्मान होता है। लोग मृतकों के साथ उन्हें जो भी चीज़ें होती हैं, उनका अंत्येष्टि जो कर्म होता है उन्हें बहुत सम्मान की तरीके से किया जाता है। तब भी होता था, उनका अपना तरीका था कि वो उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ रख देते थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये है बकरी के कंकाल और ये मनुष्य का कंकाल। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? आज भी चौकोर कमरे ही हैं और ऐसे भी घर होते हैं कि जहाँ पे 4-4 कमरे के घर होते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है और अब एनसीईआरटी हमसे कुछ बोलेगी कि सोचना है और वो हमसे कुछ सवाल पूछेगी। और ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आपने जो कुछ पढ़ा क्या आप उसको याद कर पा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी जब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही है आपको नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से जाइए और उस सेक्शन को ढूंढिए जहाँ पर इसके जवाब मिलेंगे। फिर से रिवीजन करिए, आपको पता चलेगा कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है कि नहीं। उपयोगी शब्द हैं एनसीईआरटी ने दिए हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक। पुरा स्थल आप जानते हैं जहाँ पे पुरातत्व पाए जाते हैं। उद्योग स्थल जहाँ पे उद्योग होंगे। आवासीय स्थल जहाँ पे आवास रहा जाएगा। पुरा पाषाण 20 लाख साल से 12,000 के तक पहले तक। मध्य पाषाण 12 से 10,000 साल पहले तक। लघु पाषाण क्या है? ये माइक्रोलिथ हैं, छोटे औजार हैं, ये मध्य पाषाण में बनते थे। कृषक यानी कि जो खेती कर रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं। पशुपालक जो जानवरों को पाल रहे हैं। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले से शुरू हुआ है। कब्र क्या है? जहाँ पे लोगों को दफनाया जा रहा है बनने के बाद। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना करने को बोल रही है एनसीईआरटी।
तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? पृष्ठ 13 पर क्या है? यहाँ पर देखो, ये जो गुफा है, ये बोल रही है एनसीईआरटी की सोच लो कि हम यहाँ पर अपने मामा के साथ रह रहे हैं। हम यहाँ पर कैसे चित्र बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रंग कहाँ से मिलेंगे? हम मोस्टली ऐसे ही चित्र बनाएंगे, रेखाएं खींच करके, जो भी कुछ हमें मिल गया। हमें कैसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी? ऐसी ही जो शिकारी कहानियाँ होंगी, जो शिकार करें, जो लोग जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी को कहानी के रूप में बताते हैं। तो मामा ने अगर शिकार ही किया है, खाद्य संग्रह किया है, तो वो कहानियाँ भी तो मोस्टली वही सुनाएंगे। तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में सोचने के लिए बोलती है। आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा रुक के सोचने पर आपको इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से इंगेज हो पाएंगे। इन वाक्यों को पूरा करें। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अगर आप अच्छे से ऊपर जाकर के देखेंगे तो उसमें बताया गया है, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, धूल, मिट्टी, इन सब मौसम से जो है सुरक्षा हो जाती थी, जंगली जानवरों से सुरक्षा हो जाती थी और उन्हें सुरक्षित महसूस होता था, तो इसलिए वो गुफाओं में रहते थे। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? जब पर्यावरण चेंज हुआ है, लगभग 12,000 साल पहले। मध्य पाषाण काल युग यहाँ से शुरू हुआ था, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? ये पूरा कारण आपको एनसीईआरटी बता चुकी है। आपको सिर्फ सोचना है क्यों रहते थे, आज भी क्यों रहते हैं। क्योंकि किसी भी अनाज को जितना समय लगेगा उगने में, होने में, काटने में, फिर उसको भंडारण करने में, देखभाल करने के लिए कि कोई जंगली जानवर ना खा जाए, इसके लिए उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता होगा। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? मेहरगढ़ के लोग में आपको बताया गया है कि वो क्या करते थे, वो पशुपालक। पहले तो बताया गया है कि यहाँ पर जो है जौ और इसकी खेती होती थी, लेकिन पशुपालन भी था, क्योंकि मरने के बाद लोग जो है भेड़ बकरी भी को जो है उनके साथ ही दफना देते थे। पहले तो सभी लोग शिकारी ही थे, उसके बाद उन्होंने पशुपालन क्यों किया होगा, पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया होगा? क्योंकि पशुपालन जो है वो चलते फिरते खाद्य भंडारण है, इन्हें भंडारण करना आसान है। चलते फिरते ये जो हैं, ये इनके खाद्य सामग्री का रूप है, इन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? ये आपको बहुत पहले बता दिया गया है कि उनकी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी खाते खाते, मौसम के वजह से जंगली जानवरों के पीछे चले जाते थे और भी पानी के वजह से चले जाते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या भिन्नताएं हैं? हम भी आज जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों के लिए जाते हैं, हम कमाने के लिए जाते हैं। आपको पिछले चैप्टर में बता दिया गया है कि हम यात्रा क्यों करते हैं। हम कमाने के लिए यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, व्यापार के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, या फिर शौक के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी दूसरी जगहों पर जाने के लिए भी करते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? आपको पहले ही बता दिया गया है कि वो मांस भूनने में करते थे, प्रकाश के लिए करते थे, जंगली जानवरों को भगाने के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? आज भी खाना भूनने के लिए या बनाने के लिए आग का उपयोग तो होता ही है, प्रकाश के लिए भी होता ही है कहीं कहीं जंगलों में, और जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी होता है। कृषकों, पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। कृषकों का जीवन था वो अस्थायी हो गया, इनके जीवन से आसान हो गया, वो एक स्थान पे रहने लगे, वो भंडारण करने लगे, ये घूमते थे, ये एक जगह पे रुक गए। तो बस यही जो मेन चीज़ें हैं वही आपको सोचनी है। पर आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप रुक करके सोचिए, और नहीं सोच पा रहे हैं तो वापस से चैप्टर पे जाइए, उस जगह पे ढूंढिए। जब आप इतना करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने मान लिया 1 घंटे लगा के पढ़ लिया और 10 मिनट का काम जो आपने ये सोचने वाला था वही नहीं किया ना, तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको एनसीईआरटी बोल रही है वो सोचिए, उसको दिमाग पर जोर डालिए, आपको खुद ब खुद चीज़ें आसान होती जाएंगी और वो देर तक आपके दिमाग में टिकेंगी। आपके दिमाग को सोचने की जो है क्षमता बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा। जो एग्ज़ाम पे हम बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम जो क्वेश्चन गेस करके लगाते हैं वो इसी तरीके से लगाते हैं जब हम अपनी माइंड का प्रैक्टिस पहले कर चुके होते हैं सोचने के।
तो आप रुकिए, आप एक एक क्वेश्चन को सोचिए टाइम ले करके। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे तक पहुँचते हैं। बस आपको सोच लेना है। आप नहीं भी तालिका बना रहे हो तो एक छठी का बच्चा कितना सोचेगा, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब चीज़ सोचेगा कि ये सब अनाज क्या है। कुछ जिनके यहाँ खेती होगी वो स्वयं उगाते होंगे, पर कुछ अनाज ऐसे होंगे जैसे दाल या कुछ सोयाबीन वगैरह, वो हम सब लोग सब जगह नहीं उगाते, वो हमें ख़रीदना होता है। वो कैसे आती हैं, किसान जाके मंडी में बेचता है, फिर मंडी से दुकानदार लेता है, हम दुकानदार से लेते हैं। बस इतना ही आप में सोचना है, इंगेज होना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग यहाँ पे था, जलवायु परिवर्तन के साथ। आपको जो भी याद आए लिखते जाइए। अपनी किताब को ये मत डरिए कि किताब गंदी हो जाएगी, हाईलाइट करिए, बार बार उसे जो भी आपको लगता है वहाँ पे लिखिए। जितना आप काम करेंगे, जितना इंगेज होएंगे किताबें पढ़ने के लिए, भरपूर उनका इस्तेमाल करिए, गंदा करिए जी भर के, कम से कम कुछ काम होगा। बसने की प्रक्रिया का आरंभ क्या हुआ? 12,000 साल पहले से हुआ। इसके पहले लोग खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से हुआ है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले से हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी जो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी है कि 8,000 साल पहले किरथर और सुलेमान, यहाँ पे आपको याद आ जाना चाहिए कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ बताया गया था कि यहाँ पर कृषि हुई थी। शुरुआती कृषि गेहूँ और जौ हुए थे, यहाँ पर भेड़ बकरी पशुपालन हुआ था। तो यहाँ पे मेहरगढ़ का स्थान, एनसीईआरटी आपको हिंट देती है और चाहती है कि आप उसे लिंक देगी, वो चाहती है कि आप कनेक्ट कर लो। बस इतना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगी। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूरा इंगेज होकर के दे दीजिए, आधे आधे मन से नहीं कि बस सुन लिया, चैप्टर सुन लिया अब तो हो जाएगा। नहीं, एक पेन, एक जो है पेन लीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए और उसमें लोकेट करिए कि चीज़ें कहाँ पर कैसे हो रही हैं और उनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये सोचिए कि जो इतिहास है वो किसी दूसरे का नहीं, हमारा ही है। हम वहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आए हैं। जब हम खुद से रिलेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये हमारे आसपास की ही चीज़ें हैं, जो उस वक्त थी वही चीज़ें आज भी हैं। इसलिए आप इंटरेस्ट लीजिए और पूरा इंगेज होकर के दीजिए। देखिए कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। जब आप निरंतरता लाते हैं अपने जीवन में, वो आपका जो है भाग्य निर्माण करने लगती है। भाग्य जो हम बोलते हैं कि दूसरे का भाग्य अच्छा है, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों में निरंतरता होती है। हम निरंतरता लाएंगे, चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी। पूरा चैप्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैप्टर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना सपोर्ट आप जिस तरीके से दिखा सकते हैं आप अपना सपोर्ट दिखाइए और मैं आगे भी आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे आगे चैप्टर को रिकॉर्ड करने में प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत आभार मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।